आज हम जेनेटिक्स का अध्ययन करेंगे। जेनेटिक्स शब्द सबसे पहले डब्ल्यू वाटसन ने 1905 में यूज़ किया। जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो शाखा है जिसमें हम जीन्स को, जेनेटिक वेरिएशंस को और आनुवंशिकता को अध्ययन करते हैं सभी ऑर्गेनिज्म में। आनुवंशिक लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, यानी पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, उसका अध्ययन करना और इन लक्षणों में उनकी ऑफस्प्रिंग में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करना, इसको हम आनुवंशिकता या जेनेटिक्स कहते हैं। जैसा हमने देखा, जेनेटिक्स एक साइंस है जिसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशंस को स्टडी करते हैं। हेरिडिटी में हम ऐसे लक्षणों को, ऐसे गुणों को इंक्लूड करते हैं जिनको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में एज इट इज ट्रांसमिट किया जाता है। ये ट्रांसमिशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हो सकता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है। इसमें लक्षण ऑफस्प्रिंग में, संतति में बिल्कुल पेरेंट्स के जैसे होते हैं। जेनेटिक्स में हम वेरिएशंस को भी स्टडी करते हैं। वेरिएशंस में हम ऐसे ट्रेट्स और लक्षणों को अध्ययन करते हैं जो उनके पेरेंट्स से डिफ़र होते हैं। ये लक्षण म्यूटेशंस के कारण परिवर्तित होते हैं। वेरिएशन हमेशा म्यूटेशंस के कारण आते हैं, उनका एकमात्र कारण म्यूटेशन होता है। और म्यूटेशन या उत्परिवर्तन हेरिडिटी हो सकते हैं, जिसका कारण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्रॉसिंग ओवर की घटना होता है, जब रिकॉम्बिनेशंस होते हैं, जीन का अलग अलग प्रकार से कॉम्बिनेशन बनते हैं और इसके कारण से उनमें विभिन्नताएं आती हैं। दूसरा एक कारण एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, जिनमें बहुत सारे म्यूटाजन हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, रेडिएशन हो सकते हैं, टेम्परेचर शॉक्स हो सकते हैं, और दूसरे वातावरण के कारक, जिनके कारण से डीएनए के नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस में परिवर्तन आते हैं और उसके कारण विभिन्नताएं आती हैं। तो ये जो विभिन्नताएं आती हैं और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब लक्षण जाते हैं, इनको जानने की जिज्ञासा के कारण, जो इनहेरिटेंस था उसको जानने की जिज्ञासा के कारण जेनेटिक्स में खोज शुरू हुई। उसमें लोगों ने अध्ययन करना शुरू किया और ये जो अध्ययन जेनेटिक्स में किया गया, इसको 3 कालों में विभाजित किया गया: प्री मेंडेलियन पीरियड, मेंडेलियन पीरियड और पोस्ट मेंडेलियन पीरियड। प्री मेंडेलियन पीरियड में जो कॉन्सेप्ट्स हमारे सामने आए, जो थ्योरीज हमारे सामने आई, उसमें सबसे पहले काम शुरू किया हिप्पोक्रेट्स और एरिस्टोटल ने। हिप्पोक्रेट्स ने कहा कि इनहेरिटेंस के लिए एक पदार्थ होता है जीवों में, और ये पदार्थ सभी अंगों में होता है, और उन अंगों से ये बॉडी के सभी पार्ट्स में अलग अलग ये जनन पदार्थ होता है, और ये जनन पदार्थ मूव करता है जर्म सेल्स में, और जर्म सेल से ये फिर स्थानांतरित कर दिया जाता है एम्ब्रियो में, जहाँ वापस वो उसी तरह के ऑर्गन्स बनाता है जो उसके पेरेंट्स में होते हैं। और ये जो छोटी छोटी संरचनाएं थी, बेसिकली कॉन्सेप्ट ये आया कि पूरी बॉडी में फैले हुए हैं इनहेरिटेंस के मॉलिक्यूल्स, वो एग में ट्रांसफ़र हुए हैं और वहाँ से ये एम्ब्रियो में ट्रांसफ़र हुए हैं, और एम्ब्रियो से फिर जो नया बॉडी बना है वो उन्हीं इनहेरिटेंस को लेकर बना है जो उसके पेरेंट्स में थे, ऑफस्प्रिंग में, संतति में वो लक्षण आए हैं। लेकिन एरिस्टोटल या अरस्तु उससे सहमत नहीं थे इस बात के लिए
क्योंकि बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जैसे नाखून, बाल, जिनमें डेड पार्ट हैं बॉडी के, और वहाँ इस तरह का कोई मूवमेंट जर्म सेल में नहीं देखा, हो नहीं, संभव नहीं लगा उन्हें, और इस प्रकार से ये थ्योरी वहीं समाप्त हो गई। फिर कुछ समय बाद में जे स्वैमरडन ने एक नया थ्योरी दिया जिसको हम कहते हैं प्री फॉर्मेशन थ्योरी। प्री फॉर्मेशन थ्योरी इस प्रकार की परिकल्पना थी कि नया जीव पहले से छोटे रूप में जर्म सेल्स में उपस्थित रहता है, गैमेट्स में उपस्थित रहता है, और फिर उसी का बड़ा रूप हमारे सामने आता है। ये जो छोटा रूप उसमें उपस्थित रहता है, इसको हमने होमनक्यूलस कहा। लेकिन फिर इस सोच के लोग दो भागों में विभाजित हो गए। एक वो लोग थे जो ये कहते थे कि ये जो छोटा रूप है ये एग में संरक्षित रहता है, तो हम उनको कहते थे ओविस। और एक दूसरा ग्रुप था जो ये कहता था कि ये छोटा स्वरूप जो है ये स्पर्म में सुरक्षित रहता है, और इनको हमने कहा एनिमलकुलिस्ट। एनिमलकुलिस्ट वो ग्रुप था जो स्पर्म में इसकी संभावना को व्यक्त कर रहा था। इसकी परिकल्पना कुछ इस प्रकार करी गई इस तरह से उन्होंने कल्पना करी कि एक छोटा जीव पहले से मौजूद है, और फिर इसको बड़े रूप में सेल जब गैमेट से, जब एम्ब्रियो से डेवलप होता है नया जीव, तो वो बड़ा रूप हमारे सामने नज़र आता है। जे स्वैमरडन की प्री इन्फॉर्मेशन थ्योरी का खंडन किया इपिजेनेसिस थ्योरी में के.एफ. वॉफ ने। वॉफ ने बताया कि एक जीवित पदार्थ होता है जिससे निषेचन के पश्चात पूर्ण विकसित जीव का निर्माण होता है। पूर्व में निर्मित कोई भी छोटा स्वरूप जर्म सेल्स में उपस्थित नहीं होता। फिर आया लैमार्किज्म, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। लैमार्क ने कहा कि कोई भी पीढ़ी जब अपने जीवन काल में अपने अनुभवों और अपने प्रयास से, लगातार प्रयासों के बाद जो परिवर्तन उनके लक्षणों में होते हैं, वो उनकी ऑफ स्प्रिंग यानी उनकी संतति में चले जाते हैं। जैसे उसने उदाहरण दिया कि अगर लगातार एक्सरसाइज करके अपनी मांसपेशियों को मजबूत किया जाता है तो उनकी आने वाली संततियों में मांसपेशियां स्वतः ही मजबूत होती हैं। लेकिन ये धारणा सही नहीं थी। विजमैन ने कहा कि लगातार उपार्जित जो लक्षण हैं, जो अपने प्रयासों और उनके अपने अनुभवों से प्राप्त किए गए हैं, उन्हें संतति में संचारित नहीं किया जा सकता। और उन्होंने लगातार प्रयोग किए चूहों के ऊपर, कई पीढ़ियों तक उनकी पूंछ काटी, लेकिन लगभग 20-22 पीढ़ियों के उपरांत भी आने वाली जो संतति थी उसमें लगातार पूंछ पाई गई। तो लैमार्क का जो उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत था वो स्वतः ही खंडित हो गया। थ्योरी ऑफ पैंजेंसिस चार्ल्स डार्विन ने दी, और ये लगभग उसी प्रकार की थ्योरी थी जैसे हिप्पोक्रेट्स ने दिया था। इन्होंने यहाँ पर पदार्थ की जगह जेम्यूल शब्द काम में लिया कि व्यक्ति के बॉडी में, ऑर्गेनिज्म जो भी है उसके बॉडी में बहुत सारे अलग अलग अंगों में लक्षणों के लिए पदार्थ होते हैं। वो जर्म सेल्स यानी एग में
ट्रांसफ़र हो जाते हैं और उसके बाद यहाँ से जब एम्ब्रियो का डेवलप होता है और जीव का विकास होता है तो ये लक्षण अलग अलग अंगों को निर्मित करते हैं। इन जीवित पदार्थ को यहाँ नाम दिया गया जैम्यूल। जर्म प्लाज्म थ्योरी में विजमैन ने बताया कि 2 तरह के द्रव होते हैं, एक जर्म प्लाज्म और दूसरा सोमेटोप्लाज्म। जर्म प्लाज्म में जो परिवर्तन होते हैं वो इनहेरिट किए जाते हैं अगली ऑफस्प्रिंग में, और जो सोमेटोप्लाज्म में परिवर्तन होते हैं, क्योंकि ये द्रव जर्म सेल्स में ट्रांसफ़र नहीं होते तो सोमेटोप्लाज्म में होने वाले वेरिएशन या परिवर्तन कभी भी इनहेरिट नहीं किए जाते। जो जर्म प्लाज्म में परिवर्तन होते हैं वो ही इनहेरिट किए जाते हैं। ये विजमैन ने बताया। फिर हमारे पास में जीनोटाइप फिनोटाइप थ्योरी आई जोहानसन की, और इन्होंने ये बताया कि एक जीन प्रारूप होता है और एक लक्षण प्रारूप होता है। जीन प्रारूप एक समान होने पर भी भिन्न भिन्न जीवों में उनके लक्षण प्रारूप अलग हो सकते हैं, और ये जो लक्षण प्रारूप में जो विभिन्नता आती है ये उनके एनवायरनमेंट के प्रभाव के कारण आती है, और एनवायरनमेंट के प्रभाव के कारण जो परिवर्तन इसमें आता है उसको हम कहते हैं नॉर्म ऑफ रिएक्शन। जॉनसन ने बताया कि जीनोटाइप सेम होता है, लेकिन वातावरण के प्रभाव के कारण हमें लक्षण अलग अलग नज़र आते हैं, और इसको समझाया गया आसानी से ठंडे प्रदेशों में रहने वाले खरगोशों के फर के द्वारा। जब ठंडे प्रदेश में रहते हैं खरगोश तो उनका फर ब्लैक कलर का हो जाता है, और जब वो गर्म जगह में रहते हैं तो वो सफ़ेद हो जाता है। जब सफ़ेद फर को रिमूव करके अलग करके उनको ठंडी जगहों में रखा गया तो वो फर ब्लैक कलर का आया, और जो जीनोटाइप फिनोटाइप थ्योरी थी इसका नॉर्म ऑफ रिएक्शन जो था उसको बल मिला इस रिएक्शन के द्वारा। प्री मेंडेलियन पीरियड के बाद में मेंडेलियन पीरियड आया, जब ग्रेगर जोहन मेंडल, जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, उन्होंने मटर के पौधे पर लगातार अपने एक्सपेरिमेंट किए और हमें मेंडल के लॉ दिए। मेंडल ने अपने निष्कर्ष 1866 में बता दिए थे, लेकिन वहाँ उन्हें मान्यता नहीं मिली। ह्यूगो डीवरिज, कार्ल कॉरेंस और एरिक वॉन शेरवॉक ने 1900 में जब पुनः वही निष्कर्ष अपने प्रयोगों द्वारा निकाले तो ग्रेगर जोहन मेंडल के जो निष्कर्ष थे उनको मान्यता मिली और उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया, उनके लगातार किए हुए कार्यों के लिए, जो जेनेटिक्स के लिए उन्होंने अपने अभूतपूर्व निष्कर्ष दिए थे। मेंडल के जो नियम हैं वो जेनेटिक्स में नींव का पत्थर साबित हुए, लेकिन उसके बाद जो दूसरे रिसर्च हुए उसमें कुछ परिवर्तन उनके निष्कर्षों में देखे गए, और ये जो परिवर्तन उनके निष्कर्षों में आए उनको हमने पोस्ट मेंडेलियन पीरियड में रखा, और ये मेंडेलियन लॉज के डेविएशंस थे, उनमें जो विचलन आए थे वो थे। ये ऐसी फाइंडिंग्स थी जो हमें नए कॉन्सेप्ट के रूप में उभरी, जो मेंडल के लॉज से या मेंडल के नियमों से अलग थे, और जिनमें मेंडल के नियमों में आने वाली भिन्नताओं को दर्शाया गया। इसमें हमने कुछ चीज़ों को शामिल किया, जिसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस,
कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स, लिंकेज, जीन इंटरेक्शन, पॉलीजीन्स, प्लियोट्रॉपिक जीन इफेक्ट, एनवायरमेंटल इफेक्ट और साइटोप्लाज्मिक इफेक्ट।